बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैर के साथ होंगे जी। और आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं जी अपने फिजिक्स के लेक्चर्स। ड्यू टू फ्यू रीजंस हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट 30 to 32 डेज का जो गैप आया है वो अब इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको कवर अप कर सकें और अपना सिलेबस जो है वो बाय द एंड ऑफ जनवरी और स्टार्ट ऑफ फेब तक हमारा जो कंप्लीट हो जाए। और फिर हम अपनी रिवीजन पीरियड के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे, किस तरह से रिवीजन टेस्ट होंगे 9 क्लास के, किस तरह से सिलेबस में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको वहाँ करवाई जाएंगी, वो वन बाय वन डे टू डे हम लोग साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स का चैप्टर है, ये आपका 9 क्लास का, जिसमें हमने मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मोमेंटम के डिस्कस करने हैं, इनर्शिया का डिस्कस करना है, फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम लोगों ने उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स देखेंगे बाय द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ द डेली लाइफ। फिर हमारे पास न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन आ जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन को डिस्कस करेंगे और फ्रिक्शन को रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये ज़्यादातर जो यूनिट है वो बिल्ट हुआ हुआ है जी ऑन द टॉपिक ऑफ द फोर्स एंड द मोशन। और इसमें जो है वो फोर क्लास की साइंस के जो है वो आपसे थोड़े कॉन्सेप्ट इसमें डाले गए हैं और लीड करता है जी ये मोशन एंड फोर्स के कॉन्सेप्ट्स को, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे जी अपनी इंटरमीडिएट में पार्ट 1। तो आ जाते हैं जी आप अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। हमारे पास जो वो आपको बताने कि स्टूडेंट्स आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर विल बी एबल टू किन कौन कॉन्सेप्ट्स में से आपके पास जो है वो आंसर करने के जो है वो इस काबिल हो जाएंगे कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को आंसर किया जा सके। तो आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जी पेज नंबर 58 का आपका यहाँ पे पैराग्राफ है। In kinematics, we have studied the changes of the motion only के पिछले चैप्टर नंबर 2 हमने about the changes of motion डिस्कस की थी। Our understanding about the changes in the motion is of little value without knowing its cause। अब पहले हम लोग पढ़े थे कि मोशन में चेंज कैसे आ रहा है। अब हमने मोशन में जो चेंज पढ़ना है, अब हम उसका कॉज भी डिस्कस करेंगे कि जो मोशन में चेंज आ रहा है उसका कॉज क्या है, किस रीजन की वजह से उस मोशन में चेंज आ रहा है। The branch of mechanics that deals with the study of motion of an object and the cause of its motion is called dynamics। यानी कि क्या कह रहा है कि ये हमारे पास डायनामिक्स जो है वो ये ब्रांच किसकी है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हमारे पास किसकी ब्रांच है, ऑफ द फिजिक्स। अब हमारे पास द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स जो डील करेगी विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज डायनामिक्स। यानी कि जो मोशन आपको चेंज इन मोशन तो बताएगी, लेकिन साथ ही साथ उसके रीजन को भी जो एक्सप्लेन करेगी वो आपका क्या होगा, डायनामिक्स फील्ड होगी। और डायनामिक्स हमारे पास किसकी ब्रांच है, मैकेनिक्स की। और मैकेनिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की। फिजिक्स हमारे पास किसकी ब्रांच आ जाती है, साइंस। In this unit, we shall study momentum and investigate what causes a change in the motion of a body and what role the mass of a body plays in its motion. This inquiry leads us to the concept of the force. We shall also study the laws of motion and their application. आपका टॉपिक है जी 3.1 फोर्स एंड इनर्शिया एंड मोमेंटम, जो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। और स्टार्ट लेते हैं जिसका कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। बिफोर डिस्कस दिस लॉज, इट इज अप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड द वेरियस टर्म्स सच एज फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। हमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें तीन कॉन्सेप्ट्स का जो है अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और वो कौन कौन से हैं, फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। फोर्स का मतलब है किसी चीज के ऊपर आपने कोई पुश लगाई है, आपने उस पर कोई वजन दिया है उसको, यानी कि धक्का लगाया है किसी भी चीज को, तो वो आपने क्या अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई की। अब पहले वो फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको अपनी डेली लाइफ और नॉर्मल लाइफ एग्जांपल से समझाएगा और फिर फिजिक्स के टर्म में उसको डिफाइन करेगा। वी कैन ओपन अ डोर इधर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। हम लोग अपना जो डोर है वो ओपन करते हैं इधर बाय पुशिंग और पुलिंग। हम अक्सर जब रेस्टोरेंट्स में या शॉप्स वगैरह पे जा रहे होते हैं तो उन्होंने पुश और पुल का स्टिकर जो है वो अप्लाई किया होता है। इससे हमें पता क्या चलता है कि हमने कब पुश करना है और कब पुल करना है। शोइंग अ मैन अ पुशिंग अ कार्ट। अब फिगर 3.1 में ऊपर वो कहता है कि आपको दिखाया जा रहा है एक ऊपर के एक मैन है जो अपनी कार्ट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। वेंडोर जो है वो पुश कर रहा है। कहते हैं द पुश में मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग कार्ट। अब वो कह रहा है कि ये जो पुश उस पर अप्लाई की जा रही है उस कार्ट के ऊपर, ये उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है उस मोशन की, और उस कार्ट को स्टॉप भी कर सकता है। अब कहता है अ बैट्समैन इन द फिगर 3.2 इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल बाय पुशिंग इट विद इट्स बैट। अब बैट से बॉल की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो चेंज इन पोजीशन किस तरह से हुई है, ड्यू टू पुशिंग ऑफ द बैट। अ फोर्स में नॉट ऑलवेज कॉज अ बॉडी टू मूव। जरूरी नहीं है कि जब जिस चीज पे आप फोर्स अप्लाई करो वो बॉडी मूव भी करे। कहता है आप फिगर 3.3 देखिए, अ बॉडी इज पुशिंग अ बॉल एंड इज थस ट्राइंग टू मूव इट।
Could he move the ball? A goalkeeper needs a force to stop a ball coming to him as shown. That Thus we understand that next आपके पास जब एग्जांपल आ जाती है पेज नंबर 58 को, जो उसने मिस प्रिंटिंग कर दी है यहाँ से कुछ चीज़ें को, तो वो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि हम लोगों को ये चीज़ समझ आ गई है अगर इसको कंक्लूड करें इस तरह से कि वो क्या कह रहा है कि यहाँ से हमें समझ आ गई कि ज़रूरी नहीं कि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो फोर्स आपकी बॉडी की डायरेक्ट आपके जो जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस फोर्स को मूव भी करवाए। ठीक है, उसकी एग्जांपल उसने आपको किस तरह से दी कि अगर हम बॉल के ऊपर पुश लगा रहे हैं तो बॉल मूव तो नहीं करेगी। क्या बॉल इतनी हल्की होती है, इतनी लाइट होती है कि हम उसको हल्का सा पुश करेंगे वो मूव हो जाएगी? नो। जबकि एक दरवाजे को जो पुश किया जाता है तो वो मूव हो जाता है। तो कह रहा है कि आपकी पुश आपकी फोर्स से जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो चीज मूव करेगी। आगे आज अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पे आपको फोर्स की डेफिनेशन बताई जाएगी वो क्या है इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स की फील्ड में। A force moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of body. क्या कहता है कि फोर्स जब हम अप्लाई करती है या तो उसको मूव करवाएगी और मूव करती रहेगी, या वो स्टॉप होगी तो फिर क्या हो जाएगी, वो रुकी जाएगी, या चीज रुकेगी ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी। और फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और फोर्स जो है वो आपकी मोशन ऑफ अ बॉडी डायरेक्शन की यानी कि बॉडी की डायरेक्शन जो है मोशन की उसको भी चेंज कर सकती है। कहते हैं व्हाट हैपन व्हेन यू प्रेस द बलून, जब हम बैलून को प्रेस करते हैं तो क्या होता है? यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एज इनटू द एप्पल। Thus, a force can also change the shape or the size of a body on which it acts. तो जिस तरह से आपने फोर्स अप्लाई की, जैसे ही उसके ऊपर पुश अप्लाई की एप्पल के ऊपर, उस पुश का अंदाज ही आपके एप्पल की कटिंग का चेंज करेगा। एप्पल के साइज में कट हो रहा है, एप्पल के शेप में कट हो रहा है, वो सारा कुछ उस पुश अप्लाई करने पर रिलाई करता है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये आनी चाहिए जिसकी डेफिनेशन और एक से दो एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये सारा कुछ जो आज हम इस टॉपिक में करेंगे ये आपका सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली इनर्शिया हमारे पास क्या है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो उसको रेजिस्ट किया जाता है, और वो रेजिस्ट किस में आता है? एनी चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और द मोशन, यानी कि वेदर द बॉडी एट रेस्ट है या फिर मोशन है, उसकी इस पोजीशन में चेंज आने को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। कहते हैं गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज इजी टू मूव और टू स्टॉप द लाइट ऑब्जेक्ट्स एंड हैवी वंस। ये तो आम कॉमन सी बात है कि हमें पता है कि हल्की चीज़ों को रोकना और यानी कि उसे मूव करवाना आसान होता है भारी चीज़ों की निस्बत। हैवी ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव और इफ मूविंग देन डिफिकल्ट टू स्टॉप। अगर एक हैवी चीज़ है, आप हैवी चीज़ को अगर मूव तो करवा दें लेकिन उसको स्टॉप करना भी मुश्किल हो जाता है। Newton concluded that every body resists to the change in the state of the rest or to the uniform motion in a straight line. He called this property of a matter as inertia. He related the inertia of a body with its mass. Greater is the mass, greater the body and गेट द मास ऑफ अ बॉडी इनर्शिया इट इज। क्या कह रहा है कि जितना हमारे पास इनर्शिया ऑफ अ बॉडी जो है वो विद इट्स मास है, इसने क्या कहा, इनर्शिया जो हमेशा किसके साथ रिलेट करता है? मास के साथ। अब जितना ज्यादा हमारे पास बॉडी का मास होगा उतना ही इनर्शिया हमारे पास क्या होगा, उसका ज्यादा हो जाएगा। नीचे उसकी डेफिनेशन है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट्स ऑफ द रेस्ट ऑफ मोशन। अब आगे वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएगा जिसमें हम इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर आपका 3.1। कहते टेक अ ग्लास एंड कवर इट विद अ पीस ऑफ द कार्डबोर्ड, प्लेस अ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड एज शोन इन फिगर 3.5। नाउ फ्लिक द कार्ड हॉरिजॉन्टली विद अ जर्क ऑफ योर फिंगर। अब अगर आपने कार्डबोर्ड के ऊपर क्या रख दिया, कॉइन रख दिया, और नीचे आपके पास एक एम्प्टी ग्लास है, और अब आपने क्या करना है, इस जो पेपर को रखा है, कार्डबोर्ड रखा है, इसको आपने अपने फुल जेट के साथ जो इसको हिटाना है, और जब जैसे ही आप इसको मूव करेंगे आपका कॉइन क्या हो जाएगा? कॉइन आपका सीधा ग्लास के अंदर मूव कर जाएगा, उसमें गिर जाएगा। कहते हैं डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड? क्या कॉइन के जो है वो आपका कार्डबोर्ड के साथ मूव हुआ है? नहीं हुआ ना। तो द कॉइन डज नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू द इनर्शिया। अब कार्डबोर्ड हमने पीछे किया तो कॉइन पीछे नहीं हुआ, कॉइन कहाँ गिरा है? हमारे पास सीधा ग्लास में। वेयर डज द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे? कहता है कॉइन गया कहाँ? तो हमारे पास कॉइन कहाँ पे गया है? कॉइन हमारे पास सिंपली कहाँ चला गया? फॉल इनटू द ग्लास। ठीक है, किस में गिर गया? इन द ग्लास। एक और एग्जांपल लेते हैं। कहता है कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया। Get a strip of paper, place it on the table, stack a few coins as its one end as shown in the figure. Pull out the paper strip under the coins with a jack। कहता है कि आपने ये जो पेपर स्ट्रिप है ये फुल पावर के साथ, फोर्स के साथ आपने इसको रिमूव करना है। कहता है डू यू सक्सीड इन पुलिंग आउट द पेपर स्ट्रिप अंडर द स्टैक कॉइंस विदाउट लेटिंग देम टू फेल? यानी कि आपने गिरे बगैर क्या आप कामयाब हुए इस पेपर को निकालने में? तो ऐसा नहीं, क्योंकि जब हमने ज्यादा सारे चेक रखे होंगे तो हमारे पास क्या होगा,
कि जो स्ट्रिप ऑफ पेपर है वो आपस में फोर्स अप्लाई आपस में करेंगे तो हम लोग क्या होगा कि आराम से उसको निकाल सकते हैं। पीस ऑफ पेपर तो हमारे पास हल्का सा होता है, कॉइन्स का जो वेट अगर हम इकट्ठा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। वाई डू कॉइन्स रिमेन स्टैक्ड ऑन पुलिंग आउट द पेपर स्ट्रिप क्विकली अंडर द स्टैक? इस चीज़ का कहता है कि हम आंसर करना है और कॉइन्स आंसर क्या होगा कि क्या कॉइन्स निकले थे या नहीं, कॉइन्स अनडिस्टर्ब रही, यानी कि कॉइन्स डिस्टर्ब नहीं हुए, वो अपनी पोजीशन पे कायम नहीं थे। कॉइन्स स्टैक्ड ओवर रिमेन अनडिस्टर्ब्ड ऑन पुलिंग, हमने क्या किया था, हमने पुश नहीं किया, हमने पुल किया था। तो हम लोगों ने पुल की पेपर स्ट्रिप क्विकली, तो हमारे पास कॉइन्स पे क्या हुआ, कोई चेंज नहीं है। आज का लास्ट टॉपिक है मोमेंटम, और ऊपर भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद रखनी है आपको इनर्शिया की जो है वो ये डेफिनेशन, उसका जो रिलेशन है मैथ्स के साथ वो, और एक एग्जांपल आपको आनी चाहिए। लास्ट है मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? अ बुलेट हैज अ वेरी स्मॉल इनर्शिया ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। कहता है एक बुलेट का जो इनर्शिया वो स्मॉल होता है, मोमेंटम जो है वो हमारे पास थोड़ा सा इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी लेके आता है। बट व्हाई डज इट्स इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज फायर फ्रॉम? कहता है बुलेट कहने को चीज बहुत छोटी सी है, लेकिन जब हम इसको गन में डाल के फायर करते हैं तो वो इतना खतरनाक इम्पैक्ट क्यों देता है? Yet on the other hand, impact of a loaded trunk on a body come its way is very large even if the trunk is moving slowly. To explain such situations, we define new physical quantity called the momentum. The momentum हमारे पास एक new physical quantity है. Momentum of a body is the quantity of a motion it possesses due to its mass and velocity. Momentum हमारे पास एक quantity of motion है जो वो possess कर रहा होता है mass और velocity की वजह से. Mass and velocity दोनों को डील करता है. The momentum T of a body is given by the product of mass and velocity. तो P equals to mv. मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स ऐसा यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। कैसे केजी मीटर पर सेकंड आया? हमारे पास मास का यूनिट क्या हो जाता है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो कंबाइन किया तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, केजी मीटर पर सेकंड। आगे जाके पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से न्यूटन सेकंड्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक था जी आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि जो आपका लेक्चर है आज का वो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है, क्वारी है, तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लास्ट में जाते हुए मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।